गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय हिंद दोस्तों, कैसे भाई आप सभी लोग। आप सभी का एग्जामपुर एक परिवार में हार्दिक अभिनंदन। जल्दी से फटाफट सही बच्चे लाइव आ जाएंगे भाई, क्योंकि कल तक हम लोगों ने एसिड और बेस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। हालांकि यूज़ हमने नहीं देखेंगे कि एसिड का कहाँ यूज़ दिया होता है और बेस का कहाँ, उसको हम देखेंगे बिल्कुल फुर्सत से। बट पहले हमने उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को हमने देखा था। अब आज हम देखेंगे कि इस एसिड और बेस को मॉडर्न केमिस्ट्री की बात यदि करें तो मॉडर्न थ्योरी के अंदर एसिड और बेस को अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अलग अलग थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को कैसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, एसिड किसे माना है, बेस किसे माना जाता है। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब आप सभी बच्चों को पता है कि मुख्यतः तीन वैज्ञानिकों की थ्योरी यहां पढ़ी जाती है, जिसमें सबसे पहला ऑरेनियस कॉन्सेप्ट आता है, और दूसरा आता है ब्रोंस्टेन-लोरी थ्योरी, और तीसरा आता है लीविस एसिड एंड बेस, इट मींस लीविस थ्योरी। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने एसिड और बेस को अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार इन्होंने उनकी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के आई। अब कभी कभार पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि बताओ कि ब्रोंस्टेन-लोरी में एसिड किसे माना गया है और बेस किसे माना गया है, या ऑरेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड किसे बोला जाता है या बेस किसे बोला जाता है। ठीक है, तो इसको सभी लोग साथ ही साथ नोट डाउन भी करते रहेंगे। अम्ल एवं क्षार के आधुनिक तथ्य। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा इसके अंदर आता है वो आता है ऑरेनियस कॉन्सेप्ट। सबसे फर्स्ट आएगा ऑरेनियस अब ऑरेनियस थ्योरी को तो सभी बच्चे पढ़ते ही आ रहे हैं, ऑरेनियस थ्योरी को सभी बच्चे पढ़ते ही आ रहे हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है एसिड एंड बेस की। ऑरेनियस थ्योरी में ये बताया गया है कि एसिड वो होते हैं, दोबारा सुनेंगे, एसिड वो होते हैं जो वाटर के सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। कौन सा आयंस रिलीज करेंगे? हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेंगे। और बेस उन्हें माना गया है, क्षार उन्हें माना गया है जो वाटर के सॉल्यूशन, यानी वाटर के या एक्वस सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है एसिड और इन्हीं को हम बोलते हैं बेस। तो याद रखना, जितने भी हमारे केमिकल, ठीक है, जितने भी केमिकल यदि वो वाटर के साथ मिक्स हो करके हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं तो उनको बोला जाता है एसिड, और यदि वो वाटर के साथ मिक्स हो करके हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं तब उन्हें बोला जाता है बेस, उन्हें बोला जाता है क्षार। यहां तक तो सभी लोगों को ये बातें पता होगी बच्चे। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी दे करके बताता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये है हमारा, सबसे पहले मान लो हमने मान लिया HCl हाइड्रोक्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, और जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्रेक करते हैं तब हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो जाते हैं और क्लोरीन के आयन सेपरेट हो जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन का सेपरेट होना ये इस बात का प्रूफ है ऑरेनियस थ्योरी का कि ये डेफिनेटली कोई ना कोई एसिड ही होगा, कोई ना कोई अम्ल ही होगा। बट यदि इसके अलावा हम दूसरी बात करें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही लेंगे,
इसको भी एक्वस सॉल्यूशन में लेना है और इसका ब्रेक डाउन करेंगे, यानी जब ये डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ तो ये सोडियम का आयंस और प्लस में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करता है। और हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने का मतलब जिस सब्सटेंस को आपने वाटर में मिक्स किया है डेफिनेटली वो बेस होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोजन आयंस रिलीज करने का मतलब जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है डेफिनेटली वो एसिडिक नेचर का होगा। तो इसे बोला जाता है ओरेनियस थ्योरी, ओरेनियस का सिद्धांत या ओरेनियस की थ्योरी। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला है हमारा ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी। सेकंड है ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी। ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी। अब ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी ने एसिड किसे माना है और बेस किसे माना है ये भी बात आप सभी लोगों को पता होगा। इसके अकॉर्डिंग बताया गया एसिड या अम्ल वो होते हैं, अम्ल वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस या इसी को बोला जाता है प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, जो प्रोटॉन के डोनर होते हैं, प्रोटॉन के डोनर होते हैं यानी प्रोटॉन को दान करते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन के क्या होते हैं, डोनर होते हैं, ये बात आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल भाई, प्रोटॉन डोनर, बिल्कुल सही, विवेक राज जी ने बिल्कुल सही बोला। और बेस की बात करें तो बेस वो होते हैं, क्षार वो होते हैं जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ये बात आपको पता है। एसिड जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। इतनी बात यदि किसी को ना समझ में आई तो बताना, ठीक है, इतनी बात ना समझ में आई तो प्लीज बताना। बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर, बिल्कुल सही भाई, बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं और एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। दूसरी बात, यदि एग्जाम्पल की मैं करूं तो मैंने यहां पर ले लिया NH3 अमोनिया और प्लस में मैंने यहां ले लिया H2O वाटर। अब आप लोगों को यहां कंफर्म करना है, यदि मैं NH4 और इसके ऊपर प्लस लगा दूं और प्लस में यहां पर मैं लगाता हूं OH माइनस, तो आप एक बात मुझे बताओ, इन दोनों में से किसे आप एसिड मानोगे और किसे आप बेस मानोगे अकॉर्डिंग टू ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी? एक बात बताओ, इस केमिकल रिएक्शन में आप किसे एसिड और किसे बेस मानोगे ब्रोनस्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई। अरे आदर्श जी, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इसको प्रोटॉन बोलेंगे, प्रोटॉन, और डोनर का मतलब देना और एक्सेप्टर का मतलब लेना। डोनर का मतलब देना और एक्सेप्टर का मतलब लेना। चलिए जल्दी से बताइए भाई फटाफट। चलिए बच्चे, अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार प्रोटॉन ग्राही। बिल्कुल सही सौरभ जी, बिल्कुल सही आपने बताया कि ये प्रोटॉन दे देते हैं और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना। अब NH3 एसिड, हाँ देखो बच्चे,
यदि आप NH3 को देखोगे तो ये जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया देखो NH4, अब यहाँ पर NH4 बनाए तो इसका मतलब NH3 और H2O इन दोनों को देखो और आप बताओ इसमें कौन एसिड और कौन सा बेस है, कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, एक बार देख के आप बताओ इसमें से। तो एक बार देखो, आप सभी लोग ध्यान से देखोगे तो यदि मैं H2O की बात करूं तो H2O में जो है वो हमारा OH में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन जो है OH में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बोले तो एक प्रोटॉन जो है वो उधर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एक प्रोटॉन को किसी ने दे दिया, और जो प्रोटॉन देता है वो कहलाता है बच्चे एसिड, वो कहलाता है अम्ल, और जो प्रोटॉन रिसीव करता है ये 3 था और ये हाइड्रोजन का प्लस हो चुका है, तो अब ये कहलाएगा हमारा बेस, ये कहलाएगा हमारा बेस, ये कहलाएगा हमारा क्षार। ये कहना था ब्रोंस्टेंट-लॉरी का। तो ब्रोंस्टेंट-लॉरी का कहना ये था कि एसिड जिन्हें माना जाएगा वो प्रोटॉन डोनर होंगे और बेस जिन्हें माना जाएगा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होंगे। ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बात भी सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। यदि किसी को कोई डाउट है बच्चे तो फटाफट पूछेंगे। इसके अलावा एक लास्ट का कॉन्सेप्ट है हमारा जिसे बोलते हैं लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी। अब लेविस थ्योरी ने एसिड किसे माना है और बेस किसे माना है उसको देखेंगे। ये कहता है जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन इलेक्ट्रॉन के युग्म को, लोन इलेक्ट्रॉन के युग्म को प्राप्त करते हैं। और यदि हम बात करें बेस की, यदि हम बात करें बेस की, यदि हम बात करें क्षार की, तो डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन इलेक्ट्रॉन के युग्म को दान देते हैं। मतलब जितने भी हमारे अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी के एसिड होंगे वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और जो बेस होंगे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। चलिए बच्चे, बिल्कुल सही। देखो बच्चे, जिसका सही था बिल्कुल सही और जिसका सही नहीं था उनको भी ये पता चल गया होगा कि अब क्या चीज़ सही है, ठीक है। लक्ष्य जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही था, ठीक है। चलिए भाई, तो इतना पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछते चलो। यदि मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल में बच्चे एक है BF3 और दूसरा है NH3, और आपको पता है अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, अमोनिया के पास
एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे, तो याद रखना ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा बच्चे, डोनेट कर देगा। तो सीधी सी बात, ये जो हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है NH3 है, ये इलेक्ट्रॉनों के पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनों के पेयर को डोनेट करेगा वो कहलाएगा बेस, और जिसको वो डोनेट करेगा यानी जो एक्सेप्ट करेगा वो कहलाएगा एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग ये है हमारा अम्ल और ये है हमारा क्षार। ये बात आप लोगों को याद रखना है। आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड केवल सिंपल फैक्ट बेसिस के प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीधी सी बात आपसे पूछेगा कि बताओ एसिड और बेस की वो कौन सी ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी में एसिड को प्रोटॉन डोनर माना जाता है और बेस को प्रोटॉन एक्सेप्टर माना जाता है। सीधी सी बात आपसे वो पूछेगा एग्जामिनर, वैसा पूछेगा कि बताओ वो कौन सी एसिड बेस की थ्योरी है जिस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आप लोगों से पूछेगा, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। सर क्लास रुक रही है, देखिए बच्चे कुछ नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ से, हमारी क्लास यहाँ से बिल्कुल सही तरह से चल रही है, क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके अंदर डिस्टरबेंस करो। यदि यहाँ से हमारी ओर से कोई इशू होगा तो 100% यहाँ से उस चीज़ को ठीक किया जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो। हालांकि आपको पता है आज अलग अलग जगह पर कहीं बारिश वगैरह हो रही है जिसकी वजह से कुछ जगह पर नेटवर्क इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी क्लास हो सकती है कि थोड़ी सी रुक रही हो। बट यहाँ से क्लास जो है बच्चे वो बिल्कुल राइट और बिल्कुल सुचारू ढंग से चल रही है, इसमें कोई दिक्कत यहाँ से नहीं आ रही है। लोन पेयर क्या होता है सर? तो लोकेश जी, लोन पेयर उन इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं जो अपना कंबाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, कंबाइन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया होगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को कोवेलेंट बॉन्ड बताया होगा कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो दो एलिमेंट एक दूसरे से साथ बराबर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके अपने कंपाउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जब वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग करने के बाद एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेष बच जाता है, वो किसी से उस इलेक्ट्रॉन को ना तो डोनेट कर पाता है और ना ही एक्सेप्ट कर पाता है, तो उसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन का मतलब जो किसी से लोन ले लेता है, तो शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है लोन पेयर। ठीक है, अब वो पेयर में है तो उसको बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑल क्लियर सर, नो प्रॉब्लम। जिनकी रुक रही हो वो 240 पे देखिए। ठीक है, चलिए बच्चे, पटना में रेन हो रही है। बिल्कुल भाई, देखो कई जगह रेन हो रही है। मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूं और झारखंड में मॉर्निंग से ही, मॉर्निंग क्या रात में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि पूछो मत। ठीक है, हमारे घर में सरसों की खेती की गई थी। अब बच्चे सरसों की खेती में हुआ क्या, एक तो आंधी भी चल रही है और ऊपर से बारिश भी हुई है, तो सरसों को हवा ने गिरा दिया और ऊपर से पानी पूरा भर गया। अब वो सारी सरसों की फसल जो है वो खराब हो गई। सरसों और गेहूं की फसल जो पूरी खराब हो गई, बेकारी हो गई। और आप सोचो इसी कारण से किसान लोग जो हैं वो लगातार गरीब ही होते जा रहे हैं। किसान भी नहीं चाहता कि अब मैं खेती करूं, वो तो मजबूरी में कोई काम ना होने के कारण से वो अपनी खेती करता है। तो आपको पता है कि किसान जो जितने पैसे लगाता है अपनी खेती में, वो चाहता है कि मैं इसका 2 गुना प्राप्त करूं, बट बच्चे उतना भी उसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाएं, कई बार क्योंकि मौसम का और इन सब चीज़ों के ऊपर तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अब किसको पता था कि कल बारिश होगी, और होगी भी तो कितनी होगी, किसको पता था। ठीक है, हाँ, संयोजकता क्या है सर? देखिए बच्चे, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं आनंद कपूर जी, आप पूछ रहे हैं संयोजकता क्या होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात बताता हूं। कोवेलेंट बॉन्ड, संयोजी
बंध, या इसको सहसंयोजी बंध भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, दो, जैसे मान लो कि ये आपने देखा होगा कि ये हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में, मतलब एटॉमिक स्टेट में नहीं मिलता, वो आपको डाई एटॉमिक की स्टेट में ही मिलता है। तो ये है हमारा हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन के पास आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है और इस हाइड्रोजन की भी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। ये दोनों के दोनों चाहते हैं कि भैया ना तो मेरी वैलेंसी कंप्लीट है और ना ही तुम्हारी वैलेंसी कंप्लीट है, तो कहते हैं क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को उधार मांगता है और ये इससे इलेक्ट्रॉन को उधार मांगता है, तो इसकी वैलेंसी हो गई कंप्लीट, इसकी वैलेंसी भी हो गई कंप्लीट। तो ऐसे बॉन्ड जहां पर इलेक्ट्रॉनों की बराबर शेयरिंग से उनके बॉन्ड, उनके बंध बनते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जो कार्बन और उसके कंपाउंड में मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से बता चुका हूं। बिल्कुल सही, गौरव जी ने बिल्कुल सही बताया, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। बराबर इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंधने वाले बंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमारी जो मॉडर्न, यदि हम बात करें कि मॉडर्न थ्योरी थी किसकी, एसिड और बेस की, वो तीनों थ्योरी आप लोगों को याद कर लेना है, याद रख लेना है। कोई डाउट है किसी को अभी भी तो बच्चे आप पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं किसके ऊपर बच्चे, पीएच के ऊपर। पीएच के ऊपर इसे हम बोलेंगे पीएच स्केल। क्या बोलेंगे, पीएच स्केल, यानी पीएच का पैमाना, पीएच पैमाना। अब स्केल का मतलब ये एक ऐसी स्केल है जिस स्केल में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, और इन नंबर्स की जो वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करेगी कि किस लिक्विड की पीएच वैल्यू, किस लिक्विड का पीएच मान कितना है, किसे हम एसिड, किसे हम बेस, किस बात पर डिफाइन करेंगे। लिविस एसिड आर वीक एसिड एंड लिविस बेस आर वीक बेस। बिल्कुल सही, ये भी सही। और आपने यदि याद दिलाए तो एक बात मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है, इतना आप लोग याद रख लेना कि जनरली यहां लिख दे रहा हूं, जनरली आयंस का मतलब कैटायंस आर लेविस एसिड। सामान्य कैटायन लेविस अम्ल होते हैं। एंड जनरली एनायन आर लेविस बेस। सामान्यतः ऋणायन लेविस क्षार होते हैं। इतनी बात भी उसके साथ आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चे, चलिए भाई, तो ये पावर ऑफ हाइड्रोजन देखो। पीएच का पूरा नाम, सबसे पहले पीएच का पूरा नाम जो है
वो है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोला जाता है। और आपको पता है कि पीएच स्केल की खोज एसपी सोरेनसन साहब ने 1909 में की थी। अब यदि इस पीएच की हम बात करें तो देखो पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस, माइनस लॉगरिथम का हाइड्रोजन आयंस होता है। यह आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, हालांकि आपके एग्जाम में ये कैलकुलेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करें पूरा तो ये हो जाएगा लॉगरिथम हाइड्रोजन आयंस जो होंगे, आपको पता है ये जो इधर माइनस का पावर होगा वो इधर -1 चले जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। और आपको एक बात और पता है, हाइड्रोजन आयंस बोलें या हाइड्रोनियम आयंस बोलें, बात दोनों सेम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पीएच इज इक्वल टू लॉगरिथम 1 अपॉन H प्लस आयंस और लॉग 1 अपॉन H3O प्लस आयंस। तो ये है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल को या पीएच वैल्यू को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई बैक स्लाइड, भाई बैक स्लाइड में क्या देखना है आपको, अभी 2 बार बता दिया बैक स्लाइड की बातों को। बैक स्लाइड में मैंने आपको ये बता दिया कि जनरली जो कैटाइंस होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर चुके होते हैं, उनको बोला जाता है लिविस एसिड, ठीक है। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको बोला गया है लिविस बेस, उनको बोलते हैं लिविस बेस। अभी मैंने जो केमिकल यहाँ पर लिखा था, ये कुछ इस तरीके से लिखा था NH3 और इधर लिखा था BF3। तो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि ये है हमारा बेस और ये है हमारा एसिड, अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड एंड लिविस बेस। तो इसको बोला जाएगा BF3 को लिविस एसिड और NH3 को बोला जाएगा लिविस बेस। तो लिविस एसिड और लिविस बेस का नाम उसके आगे ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सर हिंदी में भी लिखिए। अरे बच्चे इसमें हिंदी में भी तो लिख रखा, अब इसको मतलब पूरा एसिड को बार बार अम्ल में बोलता हूँ, बार बार आप ये भी सोच चुके होंगे कि सर एसिड को अम्ल बोलते हैं, तो इतना आप नहीं लिख सकते। ये लो, इतना थोड़ा भी नहीं लिख सकते कि भैया एसिड को अम्ल कहते हैं, बेस को क्षार कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं। चलिए बच्चे आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। ये सारी बातें आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा पीएच स्केल। तो चलिए हम पीएच स्केल को यहाँ पर बनाते हैं। देखिए बच्चे, इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक 14 तक नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं। 0 से लेकर के 14 तक 14 तक नंबर रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब एक नंबर आपको पता है 0 से 14 के बीच का भाग होगा 7। तो यहाँ से हमारा हो गया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 7 के बाद आएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और वो हो जाएगा हमारा 14। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसको बोला जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल या इसे बोलते हैं
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन स्केल या पावर ऑफ हाइड्रोजन स्केल। अब आप लोगों को पता है कि ये जो आपको 7 नंबर पर दिखाई दे रहा है वो ना तो एसिडिक नेचर का होता है और ना ही बेसिक नेचर का होता है। सर नोट तो कर लेने दिया करो। अरे बच्चे, मैंने आपकी उंगली, आपका हाथ थोड़ी ना पकड़ रखा, आप तो नोट कर ही रहे हो, ठीक है। चलिए भाई, अब हो गया नोट भाई। गौतम जी अब नोट कर लिया आपने। चलिए, तो जो 7 नंबर पर होता है इसको बोलते हैं उदासीन। किसी भी केमिकल का पीएच मान यदि 7 आ गया तो ना तो वो एसिडिक नेचर का रह गया और ना ही वो बेसिक नेचर का रह गया। वो कैसा हो गया? वो उदासीन, इट मीन्स न्यूट्रल रह गया। लेकिन यदि किसी भी केमिकल का पीएच मान 7 से कम हुआ, किससे कम हुआ बच्चे? 7 से कम हुआ, तो वो कहलाएगा अम्ल। वो क्या कहलाएगा? अम्ल। यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये है हमारे अम्ल। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी वो होगा हमारा क्षार, यानी वो होगा हमारा बेस। तो ये है बेस और ये है हमारे एसिड। लेकिन एक और सबसे बड़ी बात बच्चे, कि जैसे जैसे किसी एसिड का पीएच मान लगातार कम होता जाता है, दोबारा सुन लो, जैसे जैसे किसी अम्ल का पीएच मान लगातार यदि कम होता जा रहा है तो उस एसिड की पावर लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड, अम्ल का बढ़ता क्रम, अम्ल के बढ़ते क्रम में, मतलब इधर अम्ल की पावर जो है वो लगातार बढ़ रही है और इस तरफ जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस, तो बेस की पावर जो है वो इस तरफ लगातार बढ़ रही है। क्षार की बढ़ते क्रम, मतलब क्षार की पावर, बेस की पावर उधर लगातार बढ़ रही है और इधर एसिड की पावर लगातार बढ़ रही है। मतलब जिस एसिड का पीएच मान जितना कम होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रोंग होगा। यहाँ जनरली एसिड को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक कंसंट्रेटेड एसिड और एक डाइल्यूटेड एसिड। एक को बोलेंगे कंसंट्रेटेड का मतलब सांद्र अम्ल और दूसरे को बोलेंगे तनुकृत अम्ल। मैंने सांद्र अम्ल और तनुकृत अम्ल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, वो लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, आप उसको देख लेना, ठीक है। तो ये एसिड और बेस की बात हो गई आप सभी लोगों को कि पीएच की खोज 909 में एसपी सोरेनसन साहब ने की। जिस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक नंबर लिखे गए हैं, जैसे आपके स्केल पर लिखे होते हैं, इनमें से जो 7 नंबर की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा वो होता है न्यूट्रल, उदासीन। 7 से जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही एसिडिक पावर का कहलाएगा। लेकिन 7 से ज़्यादा जिसकी जितनी वैल्यू होगी वो उतना ही बेसिक कहलाता है। अब एक बात बता दूं कि जिसका पीएच मान होगा 0 वो सबसे खतरनाक एसिड होगा और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच मान जो होता है वो लगभग 0 के बराबर होता है। और जिस बेस का बेसिक मान सबसे ज़्यादा होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो होता है वो 14 होता है। तो एसिड भी आपको जलाने की क्षमता रखेगा
और बेस भी आपको जलाने की क्षमता रखेगा। कंसंट्रेटेड एसिड 90%, बिल्कुल सही, बिल्कुल गौरव सिंह जी। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें एसिडिक वैल्यू ज्यादा होती है और वाटर का प्रेजेंटेशन कम होता है। और डाइल्यूटेड का मतलब जो है ना कि आप डाइल्यूट पे डाइल्यूट किए जा रहे हो, वो डाइल्यूट ही कहलाएगा। तो हम लगभग मानकर चलते हैं 10%, हालांकि 10 से भी कम हो सकता है उसके अंदर वाटर की वैल्यू, सॉरी एसिड की वैल्यू, और वाटर की वैल्यू 90% से भी ज्यादा हो सकती है। तो मोर डाइल्यूटेड, तो डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया था, सीधी सी बात, जिस मटेरियल को डाइल्यूट करना चाह रहे हो उस मटेरियल की मात्रा कम और वाटर की मात्रा ज्यादा। और वाटर को ही ज्यादातर यूज किया जाता है डाइल्यूशन में, बिकॉज जो हमारा वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वो किसी के साथ बड़ी आसानी से घुल जाने की क्षमता रखता है, इसलिए वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मिक्सर ऑफ HCl एंड H2SO4 इज मोस्ट डेंजरस। अरे नहीं बच्चे, मिक्सर ऑफ H2SO4 एंड HNO3, दोबारा सुन लो। जो ये बच्चा कह रहा है ना कि सर NaOH, हाँ H2SO4 और H, देखो यहां पर एक बात याद रखना कि यदि हम बात करें H2SO4, और वो भी कैसा होना चाहिए बच्चे, कंसंट्रेटेड होना चाहिए। प्लस में यदि हम बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। तो इन दोनों को मिला करके बनाते हैं बच्चे TNT। क्या बनाते हैं, TNT। TNG या TNT, इनको मिलाकर बनाया जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक प्रकार का विस्फोटक पदार्थ होता है। कैसा, विस्फोटक पदार्थ होता है। इसकी छोड़ो, एक सिंपल सी बात आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने देखा होगा, मेला मूवी देखी होगी आप लोगों ने, गुज्जर वाला सीन, ठीक है। तो उस मेला मूवी में आपने देखा होगा कि भैया जब गुज्जर गांव पर अटैक करता है तब गांव के लोग उस गुज्जर के ऊपर अटैक करने के लिए, उनके पास उतनी बंदूक तो होती नहीं है, तो छोटी छोटी शीशी में वो सभी लोग तेजाब भर देते हैं और उन तेजाब में एक बत्ती बना लेते हैं और उसको आग में लगा करके फेंकते हैं। तो जैसे उसको फेंका जाता है तो बहुत बड़ा वहाँ विस्फोट होता है। तो वो हमारा यही TNG होता है, जिसे हम TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का नाम देते हैं। बट सबसे खतरनाक एसिड की बात यदि हम करें बच्चे, तो वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कुछ अम्लों के और कुछ क्षारकों के pH मान आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अभी जो 14 नवंबर 2021 को NDA 2 का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ बच्चे, एंटासिड जिसे बोलते हैं प्रति अम्ल, एंटासिड का pH मान कितना होना चाहिए, एंटासिड का pH मान कितना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जिससे रिलेटेड एग्जाम में बार बार रिपीटेड पूछे जाते हैं, उनके pH मान को मैं यहां पर लिख रहा हूं, सभी लोग नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं एसिड या कोई भी मैं लिख रहा हूं मटेरियल, एसिड एंड बेस, अम्ल एवं क्षार, और इन अम्लों और क्षारकों के क्या है यहां पर pH मान होंगे, pH वैल्यू होगी, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आप सभी बच्चों को बताया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो एसिड होता है बच्चों, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वो है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। कैसा, कंसंट्रेटेड, या हिंदी में इसे बोलते हैं सांद्र। तो इसका pH मान जो होता है वो लगभग 0.1 के बराबर होता है, मीन्स 0 के बराबर होता है लगभग। दूसरा, यदि हम बात करें बैटरी एसिड, बैटरी एसिड,
बैटरी में अम्ल, तो बैटरी की जो एसिड होती है उसका पीएच मान जो होता है बच्चे वो 1 से लेकर के लगभग 2.2 के बीच में होता है, 1 से लगभग 2.2 के बीच में होता है। चलिए भाई, तीसरा पॉइंट जो आपसे यहां मैं दे रहा हूं वो होगा, जैसे मान लो इसके बाद लेमन, नींबू का पीएच मान जो होगा वो 2.4 होगा। कितना होगा? 2.4। सर जी पीएच वैल्यू निकालने के लिए बताएं पहले सर। अरे कुंदन जी, पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पीएच वैल्यू कभी यदि निकालने के लिए एक बार भी पूछा जाता वो है ही नहीं आपके सिलेबस में। आप सिलेबस को एक बार देख लेना, एक बार क्या 2 बार देखना बार बार, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो, ठीक है। सिलेबस में जो चीज है उसको छोड़ना नहीं है। तो भाई ये उसे कभी भी पीएच वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोलेगा, वो मैंने एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी आप लोगों को मैंने बताया होगा शायद, ठीक है, कि इसको हम याद रखते हैं कि भोजपुरी में एक गाना है, एक नींबुआ 2-4 मिर्चे लटकाइले चोटी में, ऐसा भोजपुरी में एक गाना है, आपने सुना होगा। तो वहां से देखो सीधी सी बात याद रखने का ट्रिक है, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची, मतलब एक नींबू और 2-4, तो नींबू का 2 और 4 जो है वो उसका पीएच मान है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नंबर 4, तो नंबर 4 में आता है दोस्तों हमारा वाइन, जिसे हम बोलते हैं शराब, या इसे हम हिंदी में बोलते हैं दारू, या अल्कोहल भी बोल सकते हो। तो इसका जो पीएच मान होता है दारू का, वो याद रखना, वैसे अलग अलग का पीएच मान, जैसे दारू में भी कई ब्रांड होती है, ठीक है, उसकी भी क्वालिटी होती है, तो उसका पीएच मान थोड़ा वेरी कर जाता है। तो इसका पीएच मान जो आप लोगों को याद रखना है वो पीएच मान लगभग 3 से 3.5 के बीच में लाई करता है, 3 से 3.5 के बीच में। इसके बाद यदि हम बात करें नंबर 5 पर हम बात कर लेते हैं मिल्क की, दूध की। तो दूध का भी पीएच मान कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दूध का पीएच मान जो होता है वो एग्जैक्ट किताबों में लिखा है, और आपको यही लिखना है 6.6, 6.6, ये दूध का पीएच मान है, इसकी पीएच वैल्यू है जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे जाएं, इसके बाद अब हम कुछ एसिड की बातें कर रहे हैं, तो जो भी नंबर हो आप देख लेना। कौन सा नंबर है? 5। इसके बाद हमारा नंबर आएगा 6। तो 6 नंबर पर है हमारा सैलाइवा, लार। हमारे लार का पीएच मान जो होता है वो होता है 6.7। हमारे लार का पीएच मान होता है 6.7। लेकिन याद रखना, जब भी हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होना चालू हो जाता है, किसे 5.5 से कम हो जाता है, तब हमारे दांत सड़ने और गलने चालू हो जाते हैं, हमारे दांतों का क्षय होना चालू हो जाता है, ठीक है। सर रम, बियर, वोडका, अच्छा चलिए भाई। अरे भाई एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को भी बताया है वो किसका, अल्कोहल का, शराब का बताया, मैंने बियर का नहीं बताया है। और बियर का ये जो 6.6 बता रहे हो ना, वो नहीं होता। बियर का पीएच मान जो होता है वो लगभग 4 से कुछ ज़्यादा होता है, मतलब 4 ऐसा मानकर चलो, ठीक है, 4 तक पीएच मान होता है बियर का। हालांकि अल्कोहल ज़्यादा खतरनाक होता है एज अ बियर के कंपैरिजन में।
क्योंकि बियर के अंदर अल्कोहल की मात्रा कम होती है, तो वो एक प्रकार का डाइल्यूट हो गया, और यदि डाइल्यूट हो गया तो उसका पीएच मान ज्यादा होगा, उसका पीएच मान क्या होगा, एसिड के अंदर ज्यादा होगा। तो ये बात आपको याद रखना है। इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा दारू के सेवन से, ज्यादा अल्कोहल के सेवन से आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा उसका अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी, क्योंकि उसके अंदर एसिड है, और वो एसिड जो है आपके उन चीजों को खराब कर देगा जहां वो जाएगा, इसीलिए बोला जाता है। हाँ रोहित जी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, 4 to 4.4 ये बियर का पीएच मान होता है। किसका, बियर का पीएच मान होता है, किसका, बियर का। और दूसरी एक और बात कि मैंने बोला था कि अलग अलग जो कंपनियों की विस्की, अलग अलग वोडका, तो उसका पीएच मान थोड़ा सा रेंज करता है, क्योंकि सब में अल्कोहल की मात्रा एक बराबर परसेंटेज में नहीं होती, किसी में कम और किसी में ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं कुछ पॉइंट की तरफ। तो अगला मैंने लिखा सलाइवा, सलाइवा का पीएच मान 6.7 होता है। इसके बाद 7 में हम लिखेंगे यूरिन, यूरिन और उसके अलावा ब्लड। तो यूरिन और जो ब्लड है इन दोनों का पीएच मान लगभग 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये बात आपको याद रखना है कि हमारा यूरिन जो हमारा मूत्र है और हमारा ब्लड जो है, हमारा रक्त है, वो पी 7.4। और एक बात आप लोगों को याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लो, ह्यूमन बॉडीज वर्क बिटवीन द पीएच वैल्यू ऑफ 7 to 7.8। मानव का शरीर 7 से 7.8 के पीएच मान में वर्क करता है। यदि ये पीएच मान थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो आपके बॉडी के ब्लड में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, जिसका खामियां आपको भुगतना पड़ता है। और डॉक्टर के पास जाते हो और आप अपने ब्लड का चेक करते हो तो आपके ब्लड की एसिडिटी चेक या बीसीसीसी चेक जरूर की जाती है, ठीक है। 7.4 यूरिन और ब्लड का, इन दोनों का लगभग सेम होता है। इसके बाद 8 नंबर पर जब हम जाएंगे तो 8 नंबर पर याद रखना सभी लोग, अब हम बात करने वाले हैं एंटासिड, एंटासिड्स। एंटासिड्स को बोलते हैं प्रति अम्ल। क्या बोलते हैं इनको, प्रति अम्ल, जिनका पीएच मान लगभग 10 होता है। 10 से 10.5 के बीच में ये लाई करता है, बट इसका पीएच मान हम मानकर चलेंगे कितना होगा, 10 होगा, 10 होगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगला जो हम देखते हैं वो नंबर 9। नंबर 9 पर हमारा जो होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बच्चे जैसे आएगा हमारा सी वाटर, सी वाटर, समुद्र जल, समुद्र जल। इसका पीएच मान जो होता है वो लगभग 8 होता है। लगभग इसका पीएच मान कितना होता है, 8 होता है। इसके बाद नंबर 10 में मैंने लिख ही दिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो याद रखना, द स्ट्रॉन्ग एसिड इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था पीएच मान। सर जी ट्रिक करा दो। देखो बच्चे, कुछ की ट्रिक है, कुछ की ट्रिक नहीं है। कुछ की, जैसे अब मैंने बोला सलाइवा, तो सलाइवा से आप एक वर्ड याद रख सकते हो, सेटाइवा। सलाइवा प्लस सेटाइवा। कहोगे सर सेटाइवा में क्या है, तो सेटाइवा का मतलब है 6.7। दूसरी एक और बात याद रख सकते हो आप यहाँ पर, जैसे यूरिन और यदि हमारा ब्लड है तो यूरिन और ब्लड लगभग इन दोनों में तो सेम ही होता है। तो हमारे ब्लड का पीएच मान, जैसे हमारे ब्लड का पीएच मान 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, बेसिक नेचर में होता है, तो 7.4। तो कुछ को तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, कुछ को आपको रटना पड़ेगा, ये बात याद रखना। भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यही आएगा, जो एंटासिड होता है उसी में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
जो एंटासिड्स होते हैं, जो आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, जो एंटासिड्स होते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आएगा, वो ही एंटासिड्स होगा। एंटासिड्स वो होते हैं जो किसी अम्ल के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जब हम किसी बेस का प्रयोग करते हैं तो उसी को बोला जाता है एंटासिड्स। ठीक है सर, एसिड, सलमान भाई जी